हाँ जी, तो सबसे पहले हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम लोग आज कवर करने वाले हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग को हम सबसे पहले समझते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता था कि जो भी कॉस्ट हम लोग लेते थे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन या एलोकेशन होता है वो या तो डायरेक्ट लेबर पे होता है, या तो मशीन आवर पे होता है, या डायरेक्ट मटेरियल पे होता है। वहाँ पे बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन बेस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर ओवरहेड को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक सवाल है जिसमें हर्स्ट प्लास्टो है, जो फैन की फैक्ट्री है। दो टाइप ऑफ फैन मैन्युफैक्चरिंग। पहला फैन को हम लोग बोलते हैं सीलिंग। सीलिंग में 160 लेबर आवर लग रहे, और दूसरा है टेबल फैन। टेबल फैन के ऊपर 90,000 डायरेक्ट लेबर आवर लग रहे हैं। तो ऑल टुगेदर 250 लेबर आवर लग रहे हैं। और उन्होंने अपने कॉस्ट को क्या किया है, अकोमुलेट किया है बेस्ड ऑन व्हाट एक्टिविटी। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी इज देयर, मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन डिजाइन, प्लांट यूटिलिटीज। ऑल टुगेदर जब आप सबको ऐड करेंगे तो इट्स 1.5 मिलियन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने जितने मशीन आवर्स लिए थे उसको मैंने ऐड कर दिया, दैट कम्स एज 250,000। उसके बाद आया मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग के बाद आया परचेज ऑर्डर, फिर प्रोडक्शन डिजाइन, फिर प्लांट यूटिलिटी। ये सबको मैंने ऐड कर दिया तो हमारा 1.5 मिलियन का कॉस्ट हो गया। अब हमने क्या निकाला, ट्रेडिशनल ओवरहेड के अंदर में रिकवरी रेट निकाला, दैट इज द ओवरहेड पर लेबर आवर है, ठीक है जी। तो 1.5 डिवाइड बाई 250,000 किया तो हमारा 6 आ गया। अब इसको मैंने क्या किया, चूंकि सीलिंग फैन ने 160 आवर्स यूज किया तो 160 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 960,000 जो है कॉस्ट असाइन हो जाएगा सीलिंग फैन को, और 540,000 हमारा कॉस्ट असाइन हो जाएगा टेबल फैन को। तो ऑल टुगेदर 1.5 मिलियन का कॉस्ट असाइन हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक में हमने जो भी किया ये सारा का सारा ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द कॉस्टिंग है, ठीक है। ये ट्रेडिशनल वे ऑफ कॉस्टिंग था, जिसमें हम ओवरहेड के एलोकेशंस के बारे में सीखा है। There is another way, now we are going to learn about the ABC। तो पहले आप समझ ले कि ABC काम कैसे करता है। तो ABC क्या होता है कि जितनी भी ओवरहेड के अंदर में एक्टिविटीज है, सबसे पहले उन सारे एक्टिविटीज को आप आइडेंटिफाई करो। लाइक आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं और आपका जो भी ओवरहेड होता है यहाँ पे पांच स्टेप में होता है, यहाँ पे 5 स्टेप्स में होता है। तो आप सबसे पहले पांचों को आप आइडेंटिफाई करो, हर हर एक्टिविटीज को। दिस इज लाइक पूरे इंटायर प्रोसेस को आप क्या करो, री इंजीनियर करो, रीडिजाइन करो, जैसे भी करो, बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटी। एंड उस एक्टिविटी के कारण जो कॉस्ट हो रहा है या उसको कॉस्ट को आप जो उस एक्टिविटी से रिलेटेड व्हाटएवर भी द कॉस्ट, उस कॉस्ट को आपको एक्यूमुलेट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चेक किया तो हमें पता चला साहब ये 4 तरह की एक्टिविटी होती है। मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, फिर दूसरी होती है प्रोडक्शन ऑर्डर की एक्टिविटी, तीसरी होती है प्रोडक्शन डिजाइन की एक्टिविटी, चौथी होती है प्लांट यूटिलिटीज की एक्टिविटीज। तो ऑल टुगेदर 1.5 मिलियन जो है हम स्पेंड करते हैं, बट ऑन अ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटीज, इसको हम लोग बोलते हैं जी एक्टिविटीज, ठीक है। इसका नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब जो हम कॉस्टिंग करने वाले हैं उसको हम रीजंस बेस्ड कॉस्टिंग भी कहते हैं, जहां पे हमें कॉज एंड इफेक्ट पता होता है कि ये कॉस्ट क्यों ट्रिगर हुआ, ठीक है। उस द ट्रिगर जिसके कारण कॉस्ट ट्रिगर होता है उसको हम लोग कॉस्ट ड्राइवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्टिविटीज। अब यहाँ पर हमने उसके रिलेटेड जो कॉस्ट था मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मुझे पता करना पड़ेगा कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है। तो कॉस्ट ड्राइवर्स जो है जिसके कारण वो कॉस्ट ट्रिगर्स होगा, जो उस कॉस्ट को ड्राइव होगा। तो यहाँ पे लिखा गया साहब, आप जो कर रहे हो, जो मटेरियल हैंडलिंग का कॉस्ट होता है वो नंबर ऑफ पाउंड्स के हिसाब से होता है। यानी आप जितने पाउंड्स जो मटेरियल्स है उस पाउंड्स को जो आप हैंडल करते हो, कॉस्ट जो है बेसिकली पाउंड्स के ऊपर वेरी करता होता है। तो सीलिंग फैन में 30,000 पाउंड्स वजन का सामान आप कैरी कर रहे हो उसका कॉस्ट असाइन होगा, और टेबल फैन में 10,000 पाउंड्स के वजन का सामान आप कैरी कर रहे हो तो उसका होगा। तो यहाँ पे जो ट्रिगर है, कॉस्ट को ट्रिगर कर रहा है वो पाउंड्स कर रहा है, क्योंकि पाउंड्स बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ेगा, पाउंड्स घटाएंगे तो कॉस्ट घटेगा। तो दैट हैज टू बी, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं साहब कॉस्ट ड्राइवर। तो कॉस्ट ड्राइवर को जिसके कारण कॉस्ट क्या होता है, ट्रिगर होता है। तो यहाँ पे कॉस्ट ड्राइवर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिसे हम बोलते हैं पाउंड। तो वजन है, बेसिकली पाउंड इज टॉकिंग अबाउट द वजन, जिसको हम लोग वेट भी बोल सकते हैं। तो पाउंड्स का इंफॉर्मेशन यानी पाउंड्स के ऊपर ये कॉस्ट जो होगा
ट्रिगर होगा। दूसरा बोलता है परचेज ऑर्डर का कॉस्ट। तो व्हेन आई से द परचेज ऑर्डर का कॉस्ट, तो जितनी बार आप पीओ बनाओगे, जितने बार नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर बनेगा, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जितनी बार आप जनरेट करोगे उतनी बार का वो कॉस्ट है। तो मान लो सीलिंग फैन के रॉ मटेरियल लाने के लिए आपको 10 बार पीओ बनाना पड़ता है, और द सेम टाइम आपको टेबल फैन के लिए 150 टाइम आपको परचेज ऑर्डर बनाने होते हैं। तो ये आपने यहाँ पे जितनी बार आप परचेज ऑर्डर बना रहे हो उतनी बार आपका कॉस्ट इम्पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो रहेगा उसका इसका जो कॉस्ट ड्राइवर है वो क्या है, परचेज ऑर्डर है। तीसरी जो रीजनिंग है वो है प्रोडक्ट डिजाइन। तो नंबर ऑफ डिजाइन चेंज, तो नंबर ऑफ डिजाइन चेंज का मतलब क्या होता है, हो सकता है कि उसके कुछ फीचर्स में चेंज हो, लुक में चेंज हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पे बोला गया कि जितनी बार आप डिजाइन चेंज करते हो देयर इज अ कॉस्ट फॉर दैट। अगर सीलिंग फैन में सिर्फ 20 टाइम्स ऐसा हुआ जब हमको डिजाइन चेंज करना पड़ा, बट टेबल फैन में मुझे 80 टाइम्स डिजाइन चेंज करने पड़े, तो अगर जितना बार डिजाइन चेंज करेंगे उतनी बार हमारा कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा। तो दैट इज द अगेन दैट इज कॉल्ड एज अ कॉस्ट ड्राइवर। तो अभी हम इन्हें क्या लिख लेंगे, नंबर ऑफ डिजाइन। सारे क्वेश्चंस में आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहेंगे, तो आपको इतना कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। यू विल हैव ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। थोड़ा लेंदी होगा बट सारा का सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही होता है। अब दूसरी है जी प्लांट यूटिलिटी। प्लांट यूटिलिटीज में क्या है, ये किस लिए कॉस्ट, किसके ऊपर कॉस्ट ट्रिगर होता है, तो कॉस्ट ट्रिगर होता है मशीन आवर्स से, चूंकि ये प्लांट यूटिलिटीज है। तो यूटिलिटीज जो उससे कंज्यूम होने वाली जो चीजें हैं वो हो गई, या इलेक्ट्रिसिटी हो गई। यूटिलिटीज टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, कंज्यूमेबल्स कुछ भी हो सकते हैं, मतलब फ्यूल के सेंस में। तो यूटिलिटीज बेसिकली इलेक्ट्रिक एंड ऑल कंसीडर होते हैं। तो जितना उसमें मशीन आवर चलेगा उतना ही यूटिलिटी कंज्यूम होगा। तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट का यूटिलिटीज का कॉस्ट है वो जो इससे होता है, जो जो उसे ड्राइव करता है वो है मशीन आवर। तो मैंने मशीन आवर को भी यहाँ पे लिख लिया जी। अब आ जाए, जब हमने ये सारी चीजें लिख ली, अब मुझे पता करना चाहिए कि ओवरऑल बिजनेस के अंदर कितने, तो टोटल ऑफ कॉस्ट ड्राइवर ले लो आप। तो आपने पता कर लिया, तो आपको पता चल गया जी 30,000 पाउंड प्लस 10,000 पाउंड, यानी टोटल का टोटल 40,000 पाउंड पे काम हुआ है। टोटल का टोटल किस पे काम, टोटल कितने पाउंड्स हैंडल हुए हैं, मशीन जो आइटम्स हैंडल हुए वो कितने हुए हैं, 40,000। तो हम यहाँ पे 40,000 लिख लेंगे। अब बात आता है दूसरा कि नंबर्स ऑफ पीओ पे। तो यहाँ पे पीओ कितने बार बने, 100 टाइम और 50 टाइम, यानी 250 टाइम्स पीओ बने हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिजाइन चेंज कितने हुए हैं, 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100। फिर उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स कितने हैं, तो 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180,000। ठीक है, तो ये मुझे पता चल गया। अब बात आती है जी कॉस्ट ड्राइवर की। कॉस्ट ड्राइवर पर, यानी अब इसमें लिखना पड़ेगा कॉस्ट बाई कॉस्ट पर ड्राइवर। तो अभी हमें 300,000 को ये 40 से डिवाइड करेंगे और इस तरह हम सारे आइटम्स का कॉस्ट असाइन कर देंगे जी। यानी हर पाउंड के लिए $7.5 पे करना पड़ेगा, हर पीओ के लिए 200 दिरहम पे करने पड़ेंगे, 200 पाउंड पे करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ डिजाइन डिजाइन के लिए $2,500 पे करने पड़ेंगे, और हर मशीन आवर, जितना मशीन आवर रन करेगा हर मशीन आवर के कॉस्ट है 5 पर मशीन आवर। अब सवाल बनता है कि इसमें दो तरह के हमने आइटम बनाए थे, पहला सीलिंग, दूसरा टेबल फैन। तो अभी मैं सीलिंग का इंफॉर्मेशन कैप्चर करता हूं। तो सीलिंग पे कैसे कैसे यूज हुआ था जी साहब, 30,000, 100, 20 और 100,000। ठीक है जी, तो ये इन्होंने क्वांटिटी कंज्यूम करा है। तो अब इन्होंने जो क्वांटिटी कंज्यूम करा है इसके हिसाब से इन्हें कॉस्ट इनको अलोकेट कर दिया जाएगा। तो ऑल टुगेदर जो कॉस्ट अलोकेट होगा सीलिंग को, वो सीलिंग के लिए जो कॉस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 770,000। अब आ जाइए टेबल फैन को कितना कॉस्ट असाइन करते हैं वो चेक करें। तो टेबल फैन के ऊपर मटेरियल पाउंड्स कितने हैंडल हुए थे, ऑल टुगेदर 10,000 हैंडल हुए थे। अब उसके बाद क्या हुआ था, 150 पीओ बने थे। उसके बाद क्या हुआ था, 80 डिजाइन चेंजेस हुआ था। फिर क्या हुआ, 80,000 मशीन आवर लगे हैं। तो ऑल टुगेदर ये हमारे पास हुए हैं
टेबल फैन पे। तो टेबल फैन को जो कॉस्ट बनेगा वो कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट हो जाएगा, दैट इज 705,000। सो ये क्या 30 10 40 सही है, 250 सही है, नहीं सीलिंग पे 20 था एक्चुअली, दिस इज नॉट 10 दिस इज 20। तो देखें दोनों कॉस्ट मिला के 1.5 मिलियन का कॉस्ट बन गया, दोनों को कॉस्ट जब हम मिलाएंगे तो 1.5 मिलियन का कॉस्ट हो गया। अभी देखें जब हम ओवरहेड बना रहे थे, जब हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग कर रहे थे, तो देखो ओवरहेड पर यूनिट अंडर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, ठीक है जी, सीलिंग का और टेबल फैन का। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में हमारा कितना बना, तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ कितने सीलिंग फैंस 100,000 प्रोडक्शंस थे। कितना टोटल प्रोडक्शंस था 100,000 हमारा सीलिंग का प्रोडक्शन था। उसके बाद हमारा टेबल फैन का प्रोडक्शन कितना था जी साहब 50,000। तो ऑल टुगेदर 150,000 हमने फैन बनाए हैं, ठीक है। अब हम सीलिंग फैन का जब हम कॉस्टिंग चेक करते हैं तो मेरा कितना आ रहा है 9.6 आ रहा है, और इसका टेबल फैन का जब हम चेक करेंगे तो कितना आएगा 540 डिवाइड बाई 50,000, सो 10.8 आ गया। लेकिन अगर हम एबीसी में चेक करते हैं अंडर एबीसी तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा 795 फॉर सीलिंग, सीलिंग 100,000 है, और हमारा टेबल फैन का कितना आएगा जी साहब 100 डिवाइड बाई 50,000, तो हमारा टेबल फैन का कितना आ गया जी 14.01। अभी क्या हो गया, अभी अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग यूज करते होते तो सीलिंग फैन के ऊपर आप क्या करते, सीलिंग फैन को आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दे देते, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था सीलिंग फैन के ऊपर बिना कोई रीजनिंग किए हुए यू आर अलोकेटिंग द कॉस्ट एंड यू आर सेइंग दैट सीलिंग विल एब्जॉर्ब 9.6 एंड द टेबल फैन विल एब्जॉर्ब 10.8। जबकि इसके कारण क्या होता कि सीलिंग का आपका प्राइस कॉस्टिंग ज्यादा हो जाता और मार्केट में क्या हो जाता आपका ये माल स्टक हो जाता, क्योंकि ये बिकता नहीं, क्योंकि इफ योर कॉस्ट इज मोर तो मार्केट में बिकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक कॉस्टिंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि यहाँ रीजन बेस्ड कॉस्टिंग नहीं हो रही है। तो आपने बता दिया जी साहब 9.6 तो कॉस्ट अलोकेट हो जाएगा सीलिंग पे, तो सीलिंग की बेसिकली आपकी कॉस्टिंग महंगी हो गई। नाउ यू विल नॉट एबल टू सेल एट दी लोअर प्राइस। तो मार्केट में कंपटीशन, तो मार्केट में जो कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट बनाते होंगे उससे आपका हमेशा माल महंगा होगा, और महंगा होने के कारण वो बिकेगा नहीं, तो हो सकता है कि आपके पास ये डेड स्टॉक या नॉन मूविंग बोल के रह जाए। लेकिन टेबल में क्या हो गया कि आपने सब्सटेंशियली अंडर वैल्यू कर लिया, आपका कॉस्ट कम हो गया, तो माल तो बिक जाएगा बट प्रैक्टिकली आपको नुकसान ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपको जितना ओवरहेड रिकवर करना चाहिए आपने उतना ओवरहेड रिकवर नहीं किया। लेकिन जब आप एबीसी फॉलो करते हैं विच इज प्योरली साइंटिफिक वेज ऑफ अलोकेटिंग द कॉस्ट, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं कि जितना अलोकेट होना चाहिए सीलिंग को उतना आप दे पा रहे हैं, जितना टेबल का कॉस्ट हो रहा है टेबल फैन का कॉस्ट है उतना आप टेबल फैन वाले को दे दे रहे हैं। तो दिस इज मोर साइंटिफिक, मोर रीजनेबल, मोर करेक्ट, मोर एक्यूरेट। तो यहाँ पर आपके पास जो है रॉन्ग प्राइसिंग होने के चांसेस ही नहीं है। लेकिन इफ यू जस्ट फॉलो द ट्रेडिशनल कॉस्टिंग देयर इज अ चांसेस कि आप गलत इनकरेक्ट प्राइसिंग कर देंगे एंड दैट विल लीड यू द लॉस by selling at the lower cost, lower selling price, or by not selling the cost which by not selling the some item because of giving the higher cost। तो यहाँ पे दो नुकसान हो जाते हैं, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये कॉस्टिंग मेथड थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट सबसे सही बात है कि ये सबसे एक्यूरेट रिजल्ट देता है और ये रीजन को कनेक्ट करता है कि ये कॉस्ट हुआ है और बेस्ड ऑन दैट इट इज अलोकेटिंग द कॉस्ट। तो ये बेसिकली ओवरहेड कॉस्टिंग का यही प्रिंसिपल है। ठीक है जी, तो इसको हम आते हैं, पहले आप समझते हैं हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एबीसी एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। आज ये थोड़ा समझते हैं थ्योरी के हिसाब से।
हाँ जी साहब, तो सबसे पहले बोल रहा है कि देखिए ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या होता है, सिंगल कॉस्ट ड्राइवर होता है, यहाँ पे मल्टीपल कॉस्ट ड्राइवर होता है। द कॉस्ट आर असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट कंजम्पशन ऑफ द ईच वेरियस ओवरहेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके ही कॉस्ट अलोकेट किया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम बेस्ड कॉस्ट ड्राइवर्स, लाइक डायरेक्ट लेबर हो सकता है, मशीन आवर हो सकता है, फॉर ऑल द ओवरहेड रिसोर्सेज। चाहे जो भी ओवरहेड है सबको आप सेम लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। यहाँ पे क्या होता है, इजी फॉर अलोकेशन है, बट however the assigning cost overhead cost based on volume distort the cost assignment to the various product line that we have already seen here. उसके बाद यहाँ पे बोल रहे improve the cost allocation since the overhead allocation is based on the activity level। तो जो overhead जो प्रोडक्ट या यूनिट एक्टिविटी को कंज्यूम करेगा उसी के ऊपर सिर्फ कॉस्ट असाइन होगा। तो ये इसका सबसे बड़ी ब्यूटी है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, मेनली यहाँ पे ट्रेडिशनल में क्या होता है, ये वन वॉल्यूम बेस्ड होता है। तो इसमें इन्होंने वन कॉस्ट ड्राइवर लिख के अपने आप को ये कर लिया, जिसमें इन्होंने मशीन आवर, समटाइम्स मशीन आवर, समटाइम डायरेक्ट लेबर, समटाइम डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, परसेंटेज के बेस पे होता है, वो हर कंपनी का अपना अपना। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं, जैसे नंबर ऑफ परचेज ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ शिपमेंट, नंबर ऑफ चेक इशूड, नंबर ऑफ सेटअप्स, नंबर ऑफ मशीन आवर, नंबर ऑफ मशीन आवर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इफ दिस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी इज देयर यू कैन सिंपली यूज दिस काइंड ऑफ, you can look for this kind of driver, like अगर purchase of material है, look for the purchase transaction, if there is a receiving, look for the shipment, if there is a disbursement of check, then number of check issues, if there is a setup cost, check number of setups, if there is a machine, check for the machine hour, if there is a repair, they check the machine hours, how much or the indirect labor hour, or if there is any engineering change, check for the engineering changes. So these kinds of the, this is just an example for the activity, this has nothing to do with the differences। ठीक है जी, तो ये इसका बेसिकली यही डिफरेंसेस है दोनों के बीच में जो आपके एग्जाम में इससे में आ सकता है। अब इन्होंने बताया कि एबीसी कॉस्टिंग हेल्प इन एनालाइजिंग द एक्टिविटी एंड परफॉर्म द फुल द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कैन बी पार्ट ऑफ द जॉब ऑर्डर सिस्टम, प्रोसेस सिस्टम, कैन बी यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस। लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट से बनाया जाता है and treat the production cost as a variable. The cost driver is often the non-financial variable also. तो ये उनकी other reasonings है, that is not much important. But ABC के आपके फायदे क्या होते हैं? ABC focuses on the management on the cost benefit analysis in order to help the eliminate the नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो अब सवाल बनता है कि व्हाट इज नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी। तो वैसी एक्टिविटी जिसको हटाने से प्रोडक्ट की वैल्यू, प्रोडक्ट की यूटिलिटीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। डू नॉट इंक्रीज द प्रोडक्ट वैल्यू और सर्विस एंड मस्ट बी टारगेट फॉर द एलिमिनेशन। या फिर ऑन द अदर वे आप कह सकते हो जिसको आप एलिमिनेट करने से प्रोडक्ट की यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट के ऊपर एक छोटी सी थ्योरी आती है, ठीक है। अब हो सकता है कि वो 1-2 मार्क्स में पूछ ले इससे में एबीएम आप समझते क्या हो। तो एबीएम इज नथिंग, वो क्या करता है, एबीसी कॉस्ट के साथ इंटीग्रेट कर लेता है। इंटीग्रेट द एबीसी कॉस्टिंग विद अदर कॉन्सेप्ट सच एज द टीक्यूएम, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, target costing. Thus it tries to create the management system which focus on cost reduction and continuous process improvement. तो एबीसी करता क्या है, एबीसी अपने एबीएम क्या करता है, एबीसी कॉस्टिंग्स को यूज कर लेता है अदर लीन प्रोडक्शन वाली चीजों को, लाइक टोटल क्वालिटी, टारगेट कॉस्टिंग। और इससे क्या होता है, ये कंपनी के लिए मतलब फ्यूचर ओरिएंटेशन होता है और साथ में ये काम करता है किसके ऊपर, कॉस्ट रिडक्शन और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करता है। दैट इज हाउ द एबीएम वर्क्स। ठीक है, तो ये थे हमारे, क्या कहेंगे हमारा जी, ओवरहेड कॉस्टिंग एंड द डिफरेंट मेथड्स। ठीक है जी। जी जी साहब, बट ये दो जो है ना, ये छोटा सा नहीं समझे इसको, ये अपने आप में काफी चीज है, रियल लाइफ में भी काम आ सकता है। दूसरा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, कि एग्जाम में जब आप इसको करने जाइएगा तो आपको बताएं।
बोल रहा है the company uses the normal costing system and predetermined overhead to allocate this overhead. The manufacturing process requires the use of the machine equipment which is the primary driver for the overhead. तो आपको समझ में आ गया कि जी क्या करने वाले हैं. The factory overhead is amounted to 450 for department A. Job 120. The actual overhead amount is 450 for department A. Job 120 as of the end of the year. Production cost दिया हुआ है हमारे पास. ठीक है, तो इन्होंने job A20 as of the end of the year production cost दिया हुआ है. Estimated annual overhead for the department, estimated annual machine hour for the department. ठीक है जी, तो आपको क्या पता चल जाएगा, एक छोटा सा आइडिया आपको समझ आ रहा है इसमें कुछ. इसमें से इससे इसको डिवाइड कीजिएगा तो कुछ कॉस्ट आएगा निकल के. बताइए कितना कॉस्ट आता है. 11 आ रहा है. अब चूंकि उसने कितने आवर्स कंज्यूम कर लीजिए, मशीन आवर कितने कंज्यूम किए, 32 यूज कर लिए. तो अगर ये 32 यूज कर लिए तो 32 इंटू 11 कितना हो गया जी, हाँ 352 यहाँ पे लग रहा है. ठीक है जी, ठीक है, तो 352 हमारा लगना चाहिए था, लेकिन हमने कितना लगा दिया जी, 450 हमारा लग गया. इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 98 ओवर अप्लाइड हो गया. ओवर नहीं, अंडर अप्लाइड होगा ना जी. देखिए अंडर अप्लाइड होगा ना जी. देखिए इसको कैसे पढ़ा वो तो पढ़ लें. बोल रहा है कि 352 में काम खत्म होना चाहिए. थ्री 352 में काम खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन आपने कितना पैसा एक्स्ट्रा लगाया, 450. इसका मतलब आपने जो बजट बनाया था वो क्या था आपका, अंडर बजट था. समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं. नगराल भाई देखिए ये क्या हुआ, अंडर अप्लाइड इन द सेंस क्या होता है पता है, कि आपने सिर्फ 398 का आपका जो बजट बना था, आपने 352 का बजट बनाया था. ठीक है, तो आपकी ये अंडर अप्लाइड हो गई, क्योंकि आपने ये जो अप्लीकेशन रेट जो निकाला हुआ है, ये जो रिकवरी रेट है, ये अंडर कैलकुलेटेड है. बात समझिए, ये अंडर कैलकुलेटेड है. अब आप क्लियर हो पाए. देखिए इन्होंने काफी अच्छे से लिखा है. टू एलोकेट द नॉर्मल सिस्टम्स यूज द प्री डिटरमाइंड एनुअल मैन्युफैक्चर कॉल्ड द नॉर्मल या नॉर्मलाइज्ड रेट. The predetermined is calculated the same way the predetermined rate is calculated on this standard costing. Budgeted overhead determined by the ये बताने का कोशिश किया कैसे हम निकालते हैं. Unlike the normal under costing, predetermined rate is multiplied by the actual amount of the allocated, which is based on the product the cost. However, under the standard costing, predetermined is multiplied by the amount allocated in the product. इतना सारा कहानी लिख दिया. बता जी साहब 11 रुपया रेट निकला है, 11 रुपया इंटू 32 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 352 हो जाएगा.
बोल रहा है चूंकि आपने इनकर्ड किया है 450 तो आपने अंडर अप्लाई कर दिया 450 माइनस 352 हो गया बात खत्म दैट्स ऑल। अब इन्होंने बोला है कि देखिए कोई कंपनी है जिससे हैंड क्राफ्टेड रॉकिंग चेयर्स बनाती है, हैंड क्राफ्टेड है, तो इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या हो सकता है? नंबर ऑफ लेबर। हाँ ये तो मेरे को, क्योंकि सुपरवाइजर का वैसे सैलरी एलोकेट हो रहा है तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे भी हो सकता है। 219, क्योंकि ये सब वैसे सवाल है ना जिसको आप नहीं करेंगे तो थोड़ा मुश्किल है। देखिए डायरेक्ट लेबर आवर सबसे अप्रोप्रिएट है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट को क्या बोला, यूजेस द लोकेशन मेजर्स द बेस्ट रिप्रेजेंट व्हाट कॉजेस द ओवरहेड, द मोस्ट फ्रीक्वेंट यूजेस बेस्ड इज द डायरेक्ट लेबर आवर, direct labor cost of the machine, however the number is not the measure that represent what caused the overhead, so number of unit से कोई मतलब नहीं है because it does not affect any overhead, so number of labor is the most correct answer। उसके बाद इन्होंने बोला कि यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एन अप्रोप्रिएट, अब फिर इसमें से बताना है, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज एन अप्रोप्रिएट ओवरहेड एलोकेशन बेस्ड व्हेन ओनली वन यूनिट, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कब वैलिड है बताइए? बोला ओनली वन प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, सेवरल वेल डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड, ये हो सकता है रीजनिंग, या फिर डी भी हो सकता है, मटेरियल कॉस्ट आर लार्ज रिलेटिव टू दी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड, बी हो रहा, चले बी लगाते हैं, चेक करते हैं ना। कोई नहीं लिखा जी, नहीं नहीं ये लिखा है रे भाई, वन प्रोडक्ट इज, तो फिर अलोकेट करने का क्या जरूरत है, ऐसा ही यूज कर लो। एनी हाउ मेन इंपॉर्टेंट सवाल इस टाइप के सवाल सब हैं देखने वाले, इसको देखें कुछ समझ में आ रहा है तो बताएं। एग्जाम में ये सब सवाल आते हैं, कुछ आया समझ में? मशीनिंग के लिए बोल रहा है क्या यूज करना, मशीन आवर, तो मशीनिंग 4 मिलियन का डिवाइड बाई 40 कितना हो जाएगा? हाँ 100 हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा असेंबली में लग रहा है लेबर, तो 2 लाख बाई 200 कितना हो जाएगा? 10, तो आई थिंक ये होगा सर, बी होना चाहिए। बी है। अरे यार भाई, इसको इससे भागा लगा दो, इसको इससे भागा लगा दो, खत्म। इसमें हाँ जी,
हाँ जी साहब, तो ये सब बेसिक बेसिक सवाल है, 70-75 सवाल है, आगे आपने करनी है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें।